Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. We are now going to do the chapter from the diary of Annie Frank, and क्योंकि खुद की डायरी है, then who is the writer? Annie Frank herself. Annie Frank कौन थी? She was a Jewish girl. She was a Jewish girl born in the time when Hitler was killing, right? Exterminating all Jews. Millions of Jews को हिटलर ने मार दिया था और उस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, राइट? इनफैक्ट जब एनी बॉर्न हुई थी तभी ही अनरेस्ट शुरू हुआ था और इसी चक्कर में उसके पेरेंट्स जो हैं वो जर्मनी छोड़ के हॉलैंड भी आ गए थे, राइट? एनी और उसकी बहन मार्गो को उन्होंने उसकी दादी के पास छोड़ के दे हैड शिफ्टेड टू हॉलैंड और फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने बच्चों को और दादी को वहीं पर बुला लिया था। उनको था कि हम हिटलर से बच के जर्मनी छोड़ के हॉलैंड चले जाएंगे, बट हिटलर की पावर जो है वो हॉलैंड, पोलैंड, काफ़ी दूर तक, ऑस्ट्रिया तक गई थी, राइट? इवन पेरिस तक चली गई थी। तो जितने भी उसको जूस मिलते थे इन जगहों पे, उस सबको वो डेथ कैंप पे भेज देता था, राइट? दीज डेथ कैंप्स वो मैनी, और एनी और उसकी फैमिली को भेजा गया था बर्जन बेल्सन करके एक डेथ कैंप है, वहाँ पे भेजा गया था। तो ये उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। अब हम डायरी पे आते हैं। एनी को डायरी कब मिली थी? ऑन हर 13th बर्थडे, जब वो एडोलेसेंट में आई थी, जब वो टीनेज में स्टेप इन हुई थी, तब उसके 13th बर्थडे पे उसको ये डायरी मिली थी। And the date was 12th June 1942, right? 12th June 1942 पे उसको डायरी मिली थी। जुलाई में the family had gone into hiding, right? और 1944 अगस्त को इस डायरी में लास्ट एंट्री लिखी हुई थी, right? जब उसको अरेस्ट किया गया था, मतलब for almost 18-19 months वो जो थे वो छुपे हुए, they were living a life of hiding in the attic of their own company. ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरा जो एनिमेटेड वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगी, राइट? अब हमारे को उसके बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है ऑफ द पीरियड बिटवीन जुलाई 12th जून 1942 एंड जुलाई 1942। ये जो एक महीने की कहानी है उसमें से एनी ने अपनी लाइफ के क्लासरूम के कुछ इंसिडेंसेस इस डायरी में लिखे हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट जो एनी शुरू करती है वो लिखती है, राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। वो ये बात क्यों बोलती है? नो, बिकॉज उसने आज तक पहले कभी भी डायरी नहीं लिखी है, राइट? आपको क्वेश्चन आया था, आपके पता नहीं दिसंबर में आया था या प्री बोर्ड में आया था कि एनी एक क्रिएटिव राइटर है, इसको जस्टिफाई करो, इसको प्रूव करो। एनी क्रिएटिव राइटर है, कैसे पता चलता है? उसने तो कभी डायरी पहले लिखी ही नहीं है, तो फिर वो क्रिएटिव राइटिंग कैसे कर रही है? विद द एसेज दैट शी रोट, राइट? डायरी इज नॉट द प्रूफ ऑफ अ क्रिएटिविटी, the essays that she wrote is the proof of a creativity, right? फर्स्ट essay उसने लिखा था वेरी ह्यूमरस मैनर पे कि कैसे बात करना जो है वो एक बच्चे की ट्रेट है, वो चेंज नहीं हो सकती, और उसके केस में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि ना सिर्फ बच्चे की ट्रेट है बट ये ट्रेट उसको इनहेरिटेंस में उसकी मम्मा से मिली थी जो खुद बहुत बातूनी थे, राइट? सेकेंड टाइम दोबारा उसको जब पनिशमेंट मिली तब उसने फिर से, उसके बारे में हमें नहीं बताया गया है कि उसने, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, बट उसने जो भी लिखा उससे 2-3 दिन तक क्लास में शांति रही, एनी को डांटनी पड़ी। अगेन 2 दिन बाद जब एनी ने बात करी
तो उसके टीचर ने उसको थर्ड ऐसे असाइन किया था, क्वैक क्वैक सेड मिस चैटरबॉक्स। फर्स्ट टाइम ऐसे का टॉपिक था इट वाज अ चैटरबॉक्स। सेकेंड टाइम जो ऐसे का टॉपिक था दैट वाज एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। और थर्ड टाइम जो ऐसे का टॉपिक था दैट वाज क्वैक 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 सेड मिस चैटरबॉक्स। आप लोग एग्जाम्स में क्वैक 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 लिख देते हो, सेड मिस चैटरबॉक्स वो क्यों भूल जाते हो? चैटरबॉक्स से रिलेटेड था ना उसका ऐसे, तो वो लिखना ज़रूरी है। फर्स्ट ऐसे अ चैटरबॉक्स, सेकेंड ऐसे एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको कभी भी चुप नहीं कराया जा सकता, जिसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। वो जैसे टेढ़ा था वैसे ही वो टेढ़ा रहेगा। मतलब एनी की बात करने की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, उसको बोला जाता है इनकॉरिजिबल, राइट। और कौन सी ट्रेड थी जो उसमें इनकॉरिजिबल थी? दैट इज टॉकिंग। तो एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। और थर्ड टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस चैटरबॉक्स। थर्ड में उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई थी। उसने अपनी फ्रेंड सनी के साथ मिलके ये जो ऐसे था इसको वर्ड्स फॉर्म में लिखा था, जिसमें देर इज़ अ फादर डकलिंग, देर इज़ अ फादर स्वान, देर इज़ अ मदर डक and there are 3 ducklings, right? And what does the father swan do? फैमिली में जो ये डकलिंग्स की फैमिली है, क्वैक 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 से इसने डकलिंग की फैमिली उठाई थी, जिसमें फादर वॉज अ स्वान SWAN, मदर वॉज अ डक एंड देयर वर 3 ducklings. And the idiom that they have used is that the ducklings were bitten to death by the father because they quacked too much. अब bitten to death का मतलब क्या है कि उसने काट काट के एक्चुअल में अपने बच्चों को मार दिया? नहीं बेटा, bitten to death का मतलब होता है परेशान करना, राइट। bitten to death is an idiom कि आप उसको इतना परेशान करो that he is on the verge of dying, राइट। अब यहाँ पे डकलिंग कौन है? एनी फ्रैंक। और फादर स्वान कौन है? मिस्टर कीसिंग द मैथ्स टीचर, राइट। तो मिस्टर कीसिंग ने एनी को क्या किया था? एसेस दे देकर, बार बार एक ही टॉपिक पे पनिशमेंट दे देकर ही वॉज किलिंग हर। ही हैड ब्रॉट हर टू द वर्ज ऑफ डेथ, ही हैड बिटन हर टू द वर्ज ऑफ डेथ। उसको एक्चुअल में नहीं मार दिया था कि हथौड़ा लिया और गर्दन दहाड़ करके अलग कर दी, नहीं। इट इज ही वॉज इरिटेटिंग हर, ही वॉज मेकिंग हर लाइफ अ मिजरी। उसको बहुत परेशान कर रहे थे, इस कदर परेशान किया था दैट ऐसे लग रहा था कि वो अब मर जाएगी, अगर अब और कुछ बोल दिया उन्होंने तो वो मर जाएगी। अब इस ऐसे का असर क्या हुआ मिस्टर कीसिंग पे? यस, ये एक्चुअली चैप्टर का एंड है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, बट ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, राइट। तो ये पार्ट मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। एनी लिखती है मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। द राइट वे का मतलब होता है ही डिड नॉट बिकम अनॉयड। जोक इज सपोज टू बी एंजॉयड। जोक वॉज ऑन मिस्टर कीसिंग। जो मजाक बनाया गया था वो मिस्टर कीसिंग का मजाक बनाया गया था, एनी की गलती नहीं थी उसमें। यहाँ पे जो पोएम में जिस बंदे का मजाक उठा रहे थे वो मिस्टर कीसिंग था। अगर टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो तो मिस्टर कीसिंग को गुस्सा आना चाहिए था, बट एनी मिस्टर कीसिंग से खुश थी कि ही डिड नॉट बिकम अनॉयड। वो गुस्से नहीं हुए, उन्होंने जोक को सही तरीके से लिया और जोक पढ़ने के बाद वो हंसे। ना सिर्फ हंसे बट उन्होंने ये पोएम को दूसरे क्लासेस के साथ भी शेयर किया, राइट। और इसका फाइनल नतीजा क्या हुआ? इसके बाद चेंज कौन हुआ? मिस्टर कीसिंग चेंज हुए, एनी तो बिल्कुल नहीं चेंज हुई। वो पहले भी बातें करती थी, वो बाद में भी बातें करती थी, बट मिस्टर कीसिंग ने उसकी बात करने की ट्रेट को, आदत को एक्सेप्ट कर दिया। अब उन्होंने उसको पनिशमेंट देना बंद कर दिया था, राइट। तो हमने लास्ट का पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया है, सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग इट अगेन।
एनीवे अब वो हम आते हैं डायरी राइटिंग पे. फॉर हर राइटिंग द डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, क्योंकि उसने पहले कभी भी नहीं लिखा था. फिर वो अपनी डायरी में लिखती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. ये बात उसने क्यों बोली? क्योंकि लोगों को हम बताएंगे उसको डायरी लिखना नहीं आता है, राइट. अपने फीलिंग्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना, उसको लिखना, ये बड़ा टीडियस, बड़ा लंबा प्रोसेस है. और एक जब कोई लंबा प्रोसेस होता है, जब एक चैप्टर अगर मैं 2 घंटे तक खींच दूँ तो तुम लोग सो जाओगे, है ना. तो वैसे ही पेपर पे अगर मैं 2 घंटे तक लिखती जाऊंगी तो पेपर बोलेगा बस अब मेरे पे लिखना नहीं. नो, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. इंसान इम्पेशेंट हो जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, बट पेपर पे आप घंटों लिखते रहो, पूरा दिन आप पेपर बुक को खोल के बैठे रहो, वो आपसे दुखी नहीं होगा. हैव आई लॉस्ट यू? यहीं पे हो कि खो गए थे? ओके, मत सोचो, अभी एग्ज़ाम्स के ऊपर आ जाओ, एग्ज़ाम से फोकस करो. ओके, अब वो बोलती है कि मुझे डायरी तो गिफ्ट में मिली, बट मैंने इस डायरी को मेंटेन क्यों किया. चलो इस पॉइंट पे आ जाते हैं. एंड व्हाट वाज द रीज़न दैट शी वाज हैप्पी विद द डायरी? कि उसकी बातें सुनने वाले बैठे. Yes, she said, I do not have a friend, right? I do not have one true friend. अब वो क्या बोलती है, मेरे माँ बाप थे, मेरी बहन थी, आई हैड 30 पीपल जिसको मैं अपना दोस्त बुला सकती हूँ. मेरे लविंग आंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरा एक अच्छा घर था. ऐसे नहीं था कि मेरे से मुझे बात करने के लिए प्रॉब्लम थी. मेरे पास बहुत लोग थे जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, और उसकी बात करने की आदत भी थी. इफ़ यू रिमेंबर, शी वॉज एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स. वो बहुत बातें भी करती थी, बट बातें करना और दिल की बात करना दोनों में फ़र्क होता है. दिल की बात आप हर किसी से नहीं करते. आप दिल की बात वो किसी एक स्पेशल फ्रेंड से करते हो, बाकी सबसे आप गप्पे मारते हो, बट दिल की बात वो आप एक स्पेशल फ्रेंड से ही करते हो. तो बोलते हैं मेरी लाइफ में वो कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं था, तो इसीलिए मेरे लिए डायरी इम्पॉर्टेंट थी. और इसीलिए बोलती है कि मैंने डायरी में अपनी डायरी को एक नाम दिया, डियर किटी. मैंने उसको अपना दोस्त बनाया. और ये डायरी एक जर्नल नहीं थी उसके लिए जिसमें उसने दिन भर में क्या किया वो लिखेगी, बट डायरी उसके लिए उसकी फ्रेंड थी जिसमें वो क्या महसूस करती है, वो महसूस करने वाली बातें उसने डायरी में लिखनी. समझ में आ गया? डायरी उसके लिए एक जर्नल नहीं थी जहाँ पे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रिकॉर्ड करेगी. डायरी उसकी फ्रेंड थी जिससे वो अपने दिल की बात करेगी. यहाँ तक क्लियर हो गया? आफ्टर दैट ऑन पेज नंबर 51 शी इज़ डिस्क्राइबिंग अ फैमिली. उसको अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार उसके पापा के साथ था. हाउ डू वी नो दिस? क्योंकि उसने लिखा है द मोस्ट एडोरेबल फादर उसने सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा है, बट अपने पापा के लिए लिखा हुआ है द मोस्ट एडोरेबल फादर. एडोरेबल मतलब प्यार करने लायक, राइट? उसके पापा से उसका एक गहरा रिश्ता था, विच इज़ पोर्ट्रेड इन द वर्ड, इन द वे कि वो अपने पापा को डिस्क्राइब करती है. जिस तरह से वो अपने पापा को डिस्क्राइब करती है उससे हमें समझ में आता है कि उसका और उसके पापा का बहुत गहरा रिश्ता था. ओके, उसने आगे बताया है कि मेरे पापा 36 इयर्स के थे और मेरी मदर 25 इयर्स की थी जब उनकी शादी हुई. फिर मेरी बहन शी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और 3 साल बाद 12 जून 1929 को मैं पैदा हुई. तो 1942 में शी वॉज 13 इयर्स ओल्ड व्हेन शी वॉज गिफ्टेड अ डायरी. क्लियर हो गया आपको? राइट. अब ये लोग फ्रैंकफर्ट में रहे टिल एनी वॉज 4 इयर्स ओल्ड. आफ्टर दैट द पेरेंट्स शिफ्टेड टू हॉलैंड, और मतलब पहले पापा गए, फिर 33 में उसकी मम्मा भी चली गई, और उसके बाद मार्गो और उसको उसकी दादी के पास रहने के लिए भेज दिया गया. मार्गो हॉलैंड दिसंबर में गई, और एनी जो गई थी वो गई थी फरवरी में. तो ये कुछ ब्रीफ डिटेल्स हैं जिसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं, राइट? ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें समझाने की कोई भी बात नहीं है.
उसके बाद एनी बोलती है कि जैसे ही मैं हॉलैंड गई आई वॉज इमीडिएटली एडमिटेड टू द मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी स्कूल का मतलब होता है किंडरगार्टन स्कूल, नर्सरी स्कूल। मुझे इमीडिएटली नर्सरी स्कूल में डाल दिया गया। उसके बाद जब मैं 6 इयर्स की थी तो मुझे प्रॉपर स्कूल में डाला गया और उस स्कूल में मेरी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस, राइट। 6th फॉर्म में, 1st फॉर्म में उसने स्कूल में एडमिशन लिया, 6th फॉर्म में उसको स्कूल छोड़ना था, राइट। 6th फॉर्म में जब उस मिसेस क्यूपरस से अलग हुई तो दोनों की आंखों में आंसू थे। ये आंखों में आंसू होना क्या शो करता है? ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दैट दे ग्रेटली लव्ड ईच अदर। एनी चैटर बॉक्स तो थी बट उसका दिल बहुत अच्छा था, जिसके कारण इवन द हेड मिस्ट्रेस लाइक डैनी, और उससे बिछड़ते हुए, पार्ट होते हुए इवन हेड मिस्ट्रेस की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है जी। Yes. उसके बाद 1941 में दादी बीमार हो गई। ये आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन था। Yes. हाउ डू यू नो दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच, राइट। तो वो लिखती है अपनी डायरी में, उस पर फर्स्ट इंडिकेशन है कि सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसने डायरी में ये बात लिखी है, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड लव हर। जो चीज़ लिख दी जाए वो क्या बन जाता है? प्रूफ। जो चीज़ लिख दी जाए, मैं लिखूं कि मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया है, तो ये एग्ज़ाम में क्या, ये अगर मेरे ऊपर केस होगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रूफ, राइट। तो एनी ने जो डायरी में लिखा कि आई स्टिल मिस हर एंड आई लव हर, तो ये एनी का प्रूफ बन गया फॉर द लव दैट शी हैड फॉर हर ग्रैंड मदर। तो पहले आपका ये पॉइंट आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद वो बोलती है क्योंकि दादी बीमार थी, जून में मेरा बर्थडे आया था 1942 में, तो क्योंकि दादी बीमार थी तो मैंने अपना ये बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। 1942 जनवरी में दादी 1941 में जनवरी बहुत बीमार थी, 1941 में, राइट। दादी बहुत बीमार थी तो इन्होंने एनी का बर्थडे 41 मतलब 1941 में जो एनी का बर्थडे आया था उसको सेलिब्रेट नहीं किया था। जनवरी 1942 में दादी की डेथ हो गई थी तो बर्थडे तो सेलिब्रेट किया, बट इस बर्थडे पे एनी ने अपनी दादी को ट्रिब्यूट कैसे दिया? एक कैंडल लिट अ कर स्पेशल कैंडल। बर्थडे पे केक पे कैंडल्स लिट होती हैं, बट वन स्पेशल कैंडल वॉज लिट फॉर ग्रैंड मदर, LIT लिट, ठीक है। लाइट वर्ब है, LIGHT प्रेजेंट टेंस, उसका पास्ट टेंस है लिट, LIT लिट। अ स्पेशल कैंडल वॉज लिट फॉर ग्रैंड मदर। दैट इज द वे कि एनी ने अपनी दादी को अपने बर्थडे पे ऑनर किया। सो 2 इंसिडेंसेस विच टेल अस कि एनी अपनी दादी से कितना प्यार करती थी। एक तो उसने खुद लिखा है और फिर अपने बर्थडे पे अपनी दादी को नहीं भूली, उनके लिए उन्होंने कैंडल लगाया। ठीक है जी। अब इस बात से वो आ जाती है टू द प्रेजेंट डेट ऑफ जून 20, 1942, राइट, दैट द डे दैट शी गॉट द डायरी। अब इसमें वो बोल रही है कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन इन हर क्लासरूम। द फर्स्ट थिंग दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि उसका क्लासरूम में उस दिन क्या हुआ, वो क्या बातें कर रहे थे। उसने पहले डायरी में ये बोला है कि क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, तो उसने अपनी डायरी में अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया है। उसके बाद वो अपने दिन का एक पर्टिकुलर डे की बात करती है, दैट इज़ सैटरडे 20 जून 1942। बोलती है सारी बच्चे आज क्लास में थे, दे वर क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग का मतलब शेक करना। अर्थक्वेक क्या होता है? धरती कांपती है, राइट। क्वेकिंग ग्रीफ, शेकिंग ग्रीफ। द बॉल पोएम में शेकिंग ग्रीफ आया था। अब यहाँ पे क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, इसका मतलब ट्रेम्बल करना ड्यू टू फियर, राइट। तुम सब एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगा रहे हो? बिकॉज यू आर ट्रेम्बलिंग दैट यू मे नॉट गेट अ गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। यू आर ट्रेम्बलिंग विथ फियर कि हमने पिछले 2 सालों से 3 सालों से पढ़ाई नहीं की है,
10th के भी एग्जाम्स, ये तुम लोग 7th 8th में थे जब कोरोना पीरियड आया था, तब से तुमने पढ़ाई करना बंद कर दिया है, तुम्हारा बेस जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो नाउ यू आर क्वेकिंग इन योर शूज। अब तुम कांप रहे हो कि अब हमारा बोर्ड में कच्चा चिथड़ा जो है वो सबके सामने आ जाएगा। अब तो हम धक्के मार मार के 10th तक पहुंच गए, आगे जाएंगे या नहीं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, राइट। सो व्हाई वाज द क्लास क्वेकिंग इन इट्स बूट्स? उनको भी यही डर था कि क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे। क्यों? उस टाइम पे क्या हो रहा था, टीचर्स एक रूम में बैठ के बच्चों का परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे थे कि किस बच्चे को आगे प्रमोट करना है और किस बच्चे को फेल करना है। यहाँ पे एनी टीचर्स के लिए एक कमेंट करती हैं। शी सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। ये बात एनी क्यों बोलती है? टीचर्स की मर्जी होती है, बच्चा पास करे। टीचर की मर्जी नहीं होती है, टीचर्स का बच्चों को जज करने का क्राइटेरिया बच्चों को हिसाब से डिफरेंट होता है। बच्चों को लगता है कि हमारे को जज इस तरह से करो, बट टीचर्स जिस तरह से बच्चों को जज करते हैं वो जो क्राइटेरिया होता है वो उनका बहुत डिफरेंट तरीका होता है। तो हमें नहीं समझ में आता है कि टीचर्स किस बच्चे को पास कर रहे हैं और किस बच्चे को वो साल रिपीट करने के लिए कह देंगे। मतलब टीचर्स को प्रिडिक्ट करना, टीचर्स के एक्शंस को प्रिडिक्ट करना ये इम्पॉसिबल है, राइट। बिकॉज उन बच्चों के हिसाब से टीचर्स के पास कोई लॉजिक नहीं होता। अदरवाइज टीचर्स के पास लॉजिक होता है या नहीं होता है? होता है। हाँ, कोई ना बल के दिखाओ, 2-4 लेफ्ट राइट कुरकुरेस सबको मिलेंगे, राइट। टीचर्स के पास परफेक्ट लॉजिक होता है, वो बड़े प्रिडिक्टेबल होते हैं, बट बच्चों को लगता है कि टीचर्स जो है उनके पास लॉजिक नहीं है। हमारे को कब पास करना चाहिए, कब फेल करना चाहिए, किसको पास करना चाहिए, किसको फेल करना चाहिए, और इसीलिए एनी भी टीचर्स को अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स कह रही है। उस टाइम पे एग्जाम्स नहीं थे, इसीलिए। बेटे हर स्कूल का सिस्टम डिफरेंट था। यू हैव टू रिमेंबर, हॉलैंड में भी हिटलर के हाथ पैर चल रहे थे। दे वर ऑल लिविंग इन टेरर, राइट। तो उस टाइम पे सब कुछ हिला हुआ था, तो आपको कई चीज़ें लेट गो करनी पड़ी, ठीक है, ओके। अब एनी खुद के बारे में बोलती है कि मुझे किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं हर सब्जेक्ट क्लियर कर जाऊंगी। मुझे डाउट था तो किस सब्जेक्ट में था? मैथ्स, राइट। मैथ्स से वो किसकी बात करना शुरू करती है? मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग को वो कैसे डिस्क्राइब करती है? एज द ओल्ड फौजी। फौजी का मतलब होता है बूढ़ा खूसट। फौजी का मतलब बूढ़ा खूसट। बेसिकली ओल्ड फैशन तो चलो है ही है, बट अगर हम अपने देसी भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है फिर से बूढ़ा खुसट आ गया, मुझे ही इज़ गोइंग टू क्वैक मी टू डेथ, ही इज़ गोइंग टू बाइट मी टू डेथ। अब वो मुझे परेशान करेगा, चुप करो चुप करो चुप करो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, राइट। तो इसीलिए उसने उसको मिस्टर ओल्ड फौजी बोला है। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एनी बहुत बातें कर रही थी, गुस्से में आके मिस्टर कीसिंग ने उसको ऐसे दिया लिखने के लिए चैटर बॉक्स। अब उसका चैटर बॉक्स लिखने के पीछे मकसद था कि मैं एक ऐसा ऐसे लिखूं जिससे सारी की सारी मेरी क्रिएटिविटी है। बोलते लिखने को तो मैं कुछ भी अटरम शटरम 3 पेज भर के दे दूंगी जो मीनिंगलेस होंगे, बट मेरा पर्पस था कि मैं एक ऐसा ऐसे लिखूं जिससे मिस्टर कीसिंग की बोलती बंद हो जाए, राइट। और मैं उनको वैलिड पॉइंट्स दूं कि क्यों बात करना बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शी टॉक्ड अबाउट वाई टॉकिंग वॉज अ नेचुरल ट्रेट ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके लिए तो इनहेरिटेड ट्रेट था। अब इस बात को पढ़ के, इस ऐसे को पढ़ के मिस्टर कीसिंग ने हंसा, राइट। बट अगले ही लेसन में दोबारा से एनी ने बात करी तो दोबारा उसको पनिशमेंट मिली, एंड दिस टाइम इट वॉज एन ऐसे एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ये भी एनी ने हंसी मजाक में दे दिया, बट आफ्टर दैट 2 लेसन्स तक शांति रही। 3rd लेसन में फिर उसको पनिशमेंट मिल गया, क्वैक 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 सेड मिस चैटर बॉक्स, राइट। अब एनी की सारी क्रिएटिविटी जो थी वो
एक पॉज बटन पे आ गई थी. अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या लिखूं. 2 एसेज में तो मैंने सब कुछ लिख दिया कि चैटर बॉक्स क्या होते हैं, क्यों इनकॉरिजिबल है. अब मैं थर्ड में क्या लिखूं. एंड दैट इज़ व्हेन शी टुक द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड सने एंड शी केम अप विद अ पोएम. शी रोट द एसे इन वर्स फॉर्म. ये प्लीज़ नहीं भूलना, शी रोट द एसे इन वर्स फॉर्म. वर्स फॉर्म का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. Right? So with this we come to the end of the chapter. Do you have any questions? No. Okay. With this we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.